नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। इस चैनल पे हम बीपीएससी, अदर पीसीएस, आईएएस और एसएससी के सारे एग्जाम्स के जीएस की जो तैयारी है वो प्री और मेंस की साथ में करते हैं। बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल का नाम है। इस पे मैंने अभी बीपीएससी की श्रृंखला स्टार्ट करी है जिसमें बिहार स्पेशल मैंने कंप्लीट कर दिया है। साथ ही जब मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट किया है तो वो सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं बल्कि अदर पीसीएस, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए और बिहार में होने वाले एग्जाम्स के साथ साथ, सारे एग्जाम के साथ साथ यूपीएससी जो एग्जाम लेती है उनमें भी जीएस में जहां से भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का प्रश्न आएगा वहां प्री और मेंस का प्रश्न आपको मेरे वीडियो से आता हुआ दिख जाएगा। तो आपको कंप्लीट करना है बिहार स्पेशल का पूरा और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और साथ ही मैंने बिहार के संदर्भ में जो पटना पीआईबी है बिहार का वो लास्ट 1 ईयर का भी कंप्लीट कराया है जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसके लिए। अभी जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ नेक्स्ट सेक्शन में, वो जो आज स्टार्ट होगा वो है प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास में मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा दिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास और मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा दूंगा और इस तरह से इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी बातें बाद में करेंगे और अभी स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम मानव विकास की शुरुआत से लेकर ताम्रपाषाण काल तक की चीजों को, तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा और साथ में एमसीक्यू और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें वीडियो में आगे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मानव विकास को समझते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जिसने भी इतिहास रखा है या इतिहास जिनका ग्रेजुएशन में पेपर रहा है उन्होंने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा। साथ ही अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटीज भी पढ़ा है तो भी उसमें मानव विकास को पढ़ाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पूरी डिटेलिंग नहीं करी है क्योंकि डिटेलिंग से अब प्रश्न आने कम हो गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न जो है वो अंदर से आते हैं और स्टार्टिंग वाले फेज से नहीं आते हैं। फिर भी मुझे लगा कि जब स्टार्ट करते हैं इतिहास को तो क्यों ना मानव विकास से स्टार्ट किया जाए। तो मानव विकास के 7, 8, 9 चरण हैं जिनमें आपको ड्रायोपिथेकस, यहाँ नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, नाम अलग अलग भी लिखे होते हैं, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ जाइए थोड़ा सा। तो पहला है ड्रायोपिथेकस, दूसरा रामापिथेकस, तीसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो, फिर आता है होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस, फिर होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, इसको आप कहीं कहीं निएंडरथल भी पढ़ोगे, और फिर आता है होमो सेपियंस सेपियंस, आधुनिक मानव जो कि हम और आप हैं। तो सबसे पहले मानव का विकास जो है वो प्राइमेट्स से प्रारंभ होता है, प्रारंभिक मानव से। जो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस सेपियंस जो ये वाला है, वो उसका विकास होमो वंश, होमोजेनस से हुआ और मानव होमिनिड परिवार का सदस्य है। अब मानव प्रवास की अगर बात करें तो आधुनिक मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ ऐसा माना जाता है, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है ये। अब है कि इसके बाद मानव विश्व के अन्य भागों में फैल गया, इसका प्रमाण माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अध्ययनों से मिलता है। अब इसके संबंध में 2 सिद्धांत प्रमुख रूप से हैं मानव प्रवास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो पहला है तटीय प्रसार का सिद्धांत और दूसरा है अंतर्देशीय विस्तार मॉडल, यानी कि कोस्टल डिस्पर्सल थ्योरी और इनलैंड एक्सपेंशन मॉडल। तो सबसे पहले हम तटीय प्रसार सिद्धांत, कोस्टल डिस्पर्सल थ्योरी को पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है कि मानव समुद्र तटों के किनारे किनारे प्रवास करता गया क्योंकि पानी की जरूरत थी। कारण क्या था? अनुकूल जलवायु, भोजन एवं जल की उपलब्धता। लगभग 65,000 वर्ष पूर्व हिंद महासागर के तट से ऑस्ट्रेलिया तक प्रवास था। अंडमान द्वीप के निवासी भी इसी प्रवास के से जुड़े माने जाते हैं। जब आप भारत का मानचित्र देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा विश्व के ग्लोब के मानचित्र पे कि ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन अगर आप आगे बढ़ाओगे, भारत के साथ आप टच करोगे तो वैसे ही खांचे जैसा होता है, वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। तो अंडमान निकोबार भी कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाता है, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, उसको रिलेट कीजिएगा उससे। भारत में अंतर्देशीय पुरापाषाण स्थलों के प्रमाण मिले हैं और समुद्र तटीय मार्ग से के स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब दूसरा आता है अंतर्देशीय विस्तार मॉडल, जिसे इनलैंड एक्सपेंशन मॉडल कहते हैं। इसके तहत जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि मानव ने आंतरिक स्थलीय मार्गों से प्रवास किया, यहां से वहां पहुंचे। और दूसरा पॉइंट है भारत के पुरातात्विक साक्ष्य इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब देखते हैं स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है। पहले तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए कि मानव की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अफ्रीका से। प्रमुख सिद्धांत है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। प्रवास मॉडल क्या है? तटीय प्रसार एवं अंतर्देशीय विस्तार, जो पीछे बताया। और भारत में जो नवीन साक्ष्य है वो सौराष्ट्र, गुजरात से मिले हैं, जहां अंतर्देशीय जो प्रवास है उसका समर्थन करता हुआ पाया जाता है ये मॉडल। तो अब जो सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय अध्ययन है जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार, क्योंकि इससे प्रश्न आने की संभावना है। अध्ययन स्थल क्या रहा? भादर या मादर जो भी है, नदी का नाम है, एवं अजी नदी घाटी, गुजरात।
औजारों की आयु 56,000 से 48,000 वर्ष। मध्य पुरापाषाण काल के उन्नत फ्लैक औजार मिले हैं। और समुद्री संसाधनों की बात करें तो मछली, शंख आदि के प्रयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। निष्कर्ष क्या होता है? अंतर्देशीय प्रवास, इनलैंड माइग्रेशन की पुष्टि करता है सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय अध्ययन। आगे चलते हैं। आगे हम जो प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले भारतीय इतिहास के भाग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका प्रागैतिहासिक काल आएगा, फिर आद्य ऐतिहासिक काल आएगा, फिर ऐतिहासिक काल आएगा। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को पढ़ेंगे पूरी तरह से। उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। जिसमें ये वाला पोर्शन जो है ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है 1707 से 1947 तक। लेकिन मैं बता दूं, इसमें जो पॉइंट लिखे हैं आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैंने 28-29 वीडियो बनाए हैं डिटेल में प्री मेंस के लिए, तो ये तो सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने ये डिजाइन बनवा के यहाँ पे रखा है। लेकिन आप जब कंटेंट पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिलेगी। ठीक है, तो अभी जो हम शुरू करने वाले हैं वो प्रागैतिहासिक काल की बात होगी। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जब प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व के बारे में पहले सुन लेते हैं कि अगर हम इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो उसका महत्व क्या है। तो पॉइंट वाइज मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। प्राचीन संस्कृति की जानकारी यहीं से मिलती है। जब हम भारतीय सभ्यता के विकास को ढूंढते हैं, कैसे समझेंगे, समय और स्थान को ढूंढते हैं, तो उसका ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? प्राचीन भारतीय इतिहास में मिलता है। भाषा एवं लिपि के विकास की जानकारी मिलती है। संस्कृत हो या प्राकृत हो, ये सभी भाषाएं और लिपियों का विकास का पता प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से ही चलता है। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास का अपना एक अलग महत्व है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। तो लोग आजीविका के लिए संसाधनों का उपयोग कैसे करते थे, इसकी जानकारी भी यहीं से मिलती है। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि अभी आपको कम से कम 20 स्लाइड पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने PQ भी डाला हुआ है, MCQ डाला हुआ है प्री मेंस का। तो थोड़ा सा स्पीड चलूंगा तो आपको बोरियत कम होगी और आपको समझ में वैसे आ जाएगा। आप थोड़ा स्लो करके सुनना, लेकिन मैं उतना भी तेज नहीं बोल रहा हूँ। आप नॉर्मल भी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड जरूरी है, ज्यादा अगर स्लो करूंगा तो बहुत लंबा खींच जाएगा वीडियो। अब चौथा पॉइंट है कृषि का विकास। प्रारंभिक कृषि समाज से विकसित कृषि प्रधान समाज बनने की प्रक्रिया का ज्ञान भी यहीं से मिलता है। ठीक है, राज्यों का विकास, गांवों और नगरों से बड़े राज्यों के निर्माण की जानकारी मिलती है। विभिन्न जातियों का योगदान, आर्य, यूनानी, हुन, तुर्क आदि के भारतीय संस्कृति में योगदान का पता चलता है। भारत नाम की उत्पत्ति, तो सिंधु, हिंद और भारत नामों की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक विकास की जानकारी मिलती है। गौरवशाली अतीत के बारे में जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास से। भारत की समृद्ध संस्कृति कैसी थी, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की परंपरा कैसी थी, उसका परिचय मिलता है। विविधता में एकता की जानकारी मिलती है। यहाँ भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, परंपराएं अलग अलग हैं, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय एकता का प्रमाण हमें मिलता है प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने से। भारतवर्ष की अवधारणा साबित होती है। तो संपूर्ण उपमहाद्वीप को प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी जानकारी भी आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व को समझने से मिलती है। और राजनीतिक एकीकरण की बात करता है यह अशोक, गुप्त, हर्षवर्धन जैसे शासकों के अखंड भारत के प्रयास राष्ट्रीय एकता को दर्शाते हैं। इस तरह से हमने समझा कि प्राचीन भारत का इतिहास क्यों पढ़ना है, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। अब आगे देखते हैं। आगे अब स्रोतों की जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। जब भी आप इतिहास पढ़ोगे आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका स्रोत क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। इसमें क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इसमें क्या आता है, ये सबसे विश्वसनीय और प्राथमिक स्रोत हैं। प्रमुख स्रोतों में उत्खनन है, स्मारक है, शिलालेख, सिक्के एवं पुरावशेष हैं। अब अलग अलग इसको पढ़ते हैं। उत्खनित स्थल में हड़प्पा आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा, लोथल, कालीबंगा आएगा। यहाँ पर नगर नियोजन, जल निकासी, व्यापार एवं सभ्यता की जानकारी मिलेगी। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता वाले चैप्टर में। स्मारक एवं वास्तुकला की बात करें तो सांची का स्तूप, अजंता एलोरा गुफाएं, महाबलीपुरम, खजुराहो। धर्म, कला, स्थापत्य एवं तकनीकी विकास का ज्ञान मिलता है यहाँ से। ये भी हम आगे इतिहास में समय समय बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। शिलालेख की बात करें तो फिर मौर्य काल की बात आएगी। अशोक के शिलालेख, धम्म एवं मौर्य प्रशासन की बात होगी। प्रयाग, इलाहाबाद प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी देता है, उसकी बात होगी। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का इतिहास, तो शिलालेख से भी इतिहास मिलता है। सिक्कों की बात करें, जो मुद्रा शास्त्र है उसमें, तो व्यापार कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसे चलता था, शासकों की उपाधियां क्या होती थी,
और धर्म की जानकारी इससे मिलेगी। और प्रमुख रूप से सिक्के जो थे वो इंडो ग्रीक, कुषाण, सातवाहन एवं गुप्त सिक्के थे। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसे पहले सिक्के कौन लेके आते हैं, इंडो ग्रीक लेके आते हैं। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाते हैं, तो वो कुषाण चलाते हैं। सबसे शीशे का सिक्का कौन चलाता है, तो सातवाहन चलाएंगे। गुप्त ने क्या किया था, सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा समृद्ध गुप्त थे। और जब सबसे शुद्ध सोने का सिक्के का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा फैले हुए गुप्त थे। शुद्ध का मतलब होता है कुषाण सबसे ज्यादा समृद्ध थे, क्योंकि ज्यादा शुद्धता जैसे से कम होती जाएगी तो आप समझो कि वहां पर आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जा रही है। तो इस तरह से हमने पुरातात्विक स्रोतों को समझा। अब हम समझेंगे साहित्यिक स्रोतों को। इसमें क्या क्या आएगा, लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आएंगे। पहले आएगा धार्मिक ग्रंथ, वेदों की बात होगी, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, तो इन सारे वेदों को, उपनिषदों को, ब्राह्मण आरण्यक को, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा फिर आएगा ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, जहां से दर्शन और यज्ञ परंपराओं की बात होगी। जैन आगम, जैन साहित्य की बात होगी। बौद्ध के त्रिपिटक की बात होगी, जहां से सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलेगी। महाकाव्यों की बात होगी, रामायण और महाभारत की। शासन, समाज, संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों की जानकारी यहां से हमें मिलेगी साहित्यिक स्रोतों से। ठीक है। स्मृतियां और धर्मशास्त्र की बात करें तो मनुस्मृति जो सबसे पहला धर्म ग्रंथ माना गया है भारत में, याज्ञवल्क्य के स्मृति, वर्ण व्यवस्था, कानून एवं राज धर्म की जानकारी स्मृतियां एवं धर्मशास्त्र पढ़ने से हमें मिलेगी। और जब ऐतिहासिक ग्रंथों की तरफ चलेंगे तो कलहन की राजतरंगिणी, जहां कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। हर्षचरित का बाणभट्ट, जहां हर्षवर्धन का जीवन का वर्णन है। और चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में चिकित्सा विज्ञान की जानकारी मिलेगी। जो तीसरा पॉइंट चलते हैं हम, वो है विदेशी विवरण, फॉरेन अकाउंट्स। यूनानी रोमन की बात करें, हेरोडोटस की बात करें, भारत फारस संबंध की बात करें, मेगास्थनीज की इंडिका, जहां मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलेगी। हालांकि इंडिका अपने मूल रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन संदर्भ कई किताबों में इंडिका का दिया गया है, इसलिए इसको लोग मानते हैं। टॉलेमी और प्लिनी जो भूगोल और व्यापार का वर्णन है ना, वो सब उससे कैसे कैसे होता था, भूगोल से जोड़ के संबंध देखेंगे, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चीनी यात्रियों की बात करें तो फाहियान गुप्तकालीन समाज एवं बौद्ध धर्म की जानकारी देता है। ह्वेनसांग हर्षकालीन भारत की बात करता है। और इत सिंह बौद्ध शिक्षा एवं मठ व्यवस्था की बात करता है। अरबी फारसी अगर विदेशियों की बात करें तो अल बरूनी किताबुल हिंद भारतीय समाज, धर्म एवं विज्ञान की बात करता है। इस तरह से हम विदेशी विवरण को पढ़ेंगे। और चौथा पॉइंट है अन्य स्रोत, क्षेत्रीय इतिहास, जैसे असम में बुरंजी, बंगाल में चरित साहित्य, गुजरात में प्रबंध कोश, इन सब से हमें भी जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के इतिहास की। कला और प्रतिमाओं की बात करें तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की मूर्तियां एवं भित्ति चित्र, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा एवं कला की जानकारी। और मौखिक परंपराओं की बात करें तो लोक कथाएं, लोकगीत एवं मिथक, और साथ में स्थानीय इतिहास एवं सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान। इन सब से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे अब जब हम प्राचीन भारत या प्राचीन मानव को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उनका संबंध औजारों से जोड़ते हैं। और जैसे जैसे औजार निर्माण की उत्पत्ति होती है, प्रक्रिया आगे बढ़ती है और औजार सही होते जाते हैं, तीक्ष्ण होते जाते हैं, सूक्ष्म होते जाते हैं, वैसे वैसे विकास का क्रम आगे बढ़ता जाता है। तो जब आप प्रस्तर युग पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं था, इसके प्रागैतिहासिक युग कहा गया उसे, तो हम औजारों से जोड़ के ही उसको पढ़ते हैं। और कुछ भी पढ़ने का हम साधन हमारे पास नहीं है, पुरातात्विक खोज में औजार ही मिले हैं। तो प्राचीन मानव एवं औजार निर्माण की उत्पत्ति की बात करते हैं। हालिया अध्ययन के अनुसार 1.5 मिलियन वर्ष पहले पुराने हड्डी के औजार मिले हैं। ये औजार पहले से के अनुमान से लगभग 10 लाख वर्ष अधिक पुराने हैं। इससे यह धारणा चुनौती मिली कि औजार बनाना केवल मनुष्यों की विशेषता है। अब औजार निर्माण की उत्पत्ति की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन प्रस्तर पत्थर के औजार 3.3 मिलियन वर्ष पुराने मिले हैं। सबसे प्राचीन हड्डी के औजार 1.5 मिलियन वर्ष पुराने मिले हैं। संकेत मिलता है कि होमो वंश के से पहले के मानव पूर्वज भी औजारों का उपयोग करते थे। अब औजार निर्माण के लिए योजना, सोच, किस तरह की सोच थी, वैचारिक क्षमता कितनी थी उनकी, और कौशल की आवश्यकता होती है, ये भी जानकारी हमें मिलती है। तो उत्पत्ति की बात हो गई। अब देखते हैं लूसी की बात कर लेते हैं, जो मानव विकास का महत्वपूर्ण जीवाश्म मिला है। लूसी एक जीवाश्म मिला है जिसकी खोज 1974 में हुई थी और यह लगभग 3.2 मिलियन वर्ष पुरानी जीवाश्म माना जाता है। मानव विकास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण जीवाश्म है ये, और संभवतः हाथों का उपयोग औजार बनाने में प्रयोग करने के लिए करती थी लूसी, इसलिए इसको बहुत महत्व दिया जा रहा है इतिहास पढ़ने समय। और मैं बताऊं आपको, अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो तो लूसी एक मूवी आई है, उसको आप देखिएगा। उसमें हालांकि उसको मॉडिफाई कर दिया गया है स्टोरी को, फिर भी आपको बहुत सारी चीजें आपको जोड़ के दिखाएगा उससे, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। आगे है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
उसमें क्या लिया मैंने, तो किस किस काल में कौन कौन से औजार और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी थी और वो किस स्थल पे मिले हैं, यहीं से प्रश्न आता है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको प्रश्न आएंगे, इसलिए इस स्लाइड को जितनी बार आप चाहें पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अवधि की बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल की अवधि है 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व। किस तरह के हथियार मिले, हाथ की कुल्हाड़ी मिली, क्लीवर चॉपर मिला, मतलब काटने छिलने के लिए। स्थान कौन सा था, निम्न पुरापाषाण काल की बात हो रही है, बोरी महाराष्ट्र, सोन एवं सोहन घाटिया पंजाब, डीडवाना राजस्थान और भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका आपको हर जगह पे मिलेगा, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो जब यहां से छूटा 1.5 लाख से, तो यहां से आ गया 35,000, तो 6 लाख से 1.5 लाख हो गया निम्न पुरापाषाण। मध्य पुरापाषाण 1.5 लाख से 35,000, मतलब पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, निम्न, मध्य, उच्च। उसके बाद आता है मध्य पाषाण, उसके बाद आता है नवपाषाण, ठीक है। उसके बाद ताम्रपाषाण आ जाएगा, फिर सिंधु घाटी आ जाएगी, इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जब निम्न पाषाण समाप्त हुआ 1.5 लाख पे, तो 1.5 लाख से शुरू हुआ और 35,000 तक गया मध्य पुरापाषाण, सॉरी। इसमें जो औजार थे वो थे फ्लैक्स, ब्लेड, पॉइंट, बोरर, स्क्रैपर्स, मतलब छोटे प्रस्तर के टुकड़े थे। अब है नर्मदा घाटी में मिला ये, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, तुंगभद्रा क्षेत्र दक्षिण भारत में, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें 35,000 पे यहाँ खत्म हुआ, तो 35,000 से 10,000, ये सब याद कर लीजिएगा, आपको प्री मेंस में काम आएगा। ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रैपर्स अधिक परिष्कृत और विविध तरह के मिले। देखिए अधिक परिष्कृत मतलब बहुत ज्यादा पैने टाइप के बनाने आप शुरू होने लगे थे, और विविध मतलब अलग अलग तरह के मिले हैं। कहां से मिले, भीमबेटका मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात से रेत के टीले में मिले हैं। अब आता है मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग आया 9,000 से 4,000, ठीक है। माइक्रोलिथ, छोटे छोटे प्रस्तर के औजार जिन्हें प्राय मिश्रित औजार के रूप में उपयोग किया जाता था, ये मिले हैं। माइक्रो मतलब छोटे औजार किस काल में मिले हैं, मध्यपाषाण में। कहां से मिले हैं, बागोर राजस्थान से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और कृष्णा नदी के दक्षिण में। अब नवपाषाण युग की बात आती है, क्योंकि अब किसानों की बात आएगी तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, पशुपालन की बात आएगी। 7,000 से 5500 ईसा पूर्व है। आयताकार कुल्हाड़ियां, पॉलिश प्रस्तर की कुल्हाड़ियां। मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं, बलूचिस्तान, बुर्जहोम कश्मीर से, गुफ करार कश्मीर से और सेनुवार बिहार से। बिहार वाले सेनुवार पर ध्यान देंगे, चिरांद और सेनुवार पे ध्यान, बिहार वाले, ठीक है। अब नवपाषाण युग की बात करते हैं। पुरापाषाण मध्यपाषाण हो गया, नवपाषाण युग की बात करते हैं। परिचय क्या है, तो इसका काल रहा लगभग 7,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व। भारत में नवपाषाण का अर्थ है न्यू स्टोन एज, नया पाषाण युग। प्रमुख विशेषताएं क्या थी, कृषि, पशुपालन, अस्थायी जीवन एवं ग्रामों का विकास। देखिए कुछ वीडियोस मैंने अलग से भी डाले हुए हैं 5-7, जिसमें नवपाषाण, पुरापाषाण वगैरह को मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है, जाके देखिएगा आप प्लेलिस्ट में। तो जब नवपाषाण काल आता है तो कृषि आती है तो पशुपालन आता है, पशुओं के लिए भी चारा चाहिए तो इसलिए भी कृषि करनी पड़ी। और जब कृषि पशुपालन आता है तो अस्थायी जीवन की बात होती है, और जब अस्थायी जीवन की जगह लोग रहने लगते हैं तो गाँव का विकास होता है। यहीं से फिर राज्य आएगा, यहीं से फिर आगे जाके जनपद बनेगा, फिर आपका जन से जनपद बनेगा, फिर महाजनपद बनेगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। इस काल को फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज, खाद्य उत्पादक अवस्था कहा गया। मतलब पहले जो था मानव वो खाद्य संग्राहक था पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में। अब वो खाद्य उत्पादक हो गया। पहले वो खाने को ढूंढता था, उसे जमा कर रखता था कि आगे खाएंगे, अब वो उपजाना शुरू कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि नवपाषाण युग को क्रांति का युग कहते हैं, किसान और कृषकों का युग कहते हैं। प्रारंभिक बस्तियों की बात करते हैं नवपाषाण में, तो प्रमुख स्थल थे मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन कृषि ग्राम मिला है भिराना हरियाणा में, जहां प्रारंभिक कृषि एवं ग्राम जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो अस्थायी गांवों की स्थापना, मिट्टी की ईंटों से घरों का निर्माण, गेहूं एवं जौ की खेती, भेड़ बकरी एवं गाय का पालन करना, पशुपालन करना, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, अतिरिक्त उत्पादन से व्यापार प्रारंभ किया गया, और आगे चलकर सिंधु सभ्यता का विकास की आधारशिला यहीं से रखी जाती है। अगर नवपाषाण युग के हम कृषि पशुपालन की बात करें तो प्रमुख फसलें थी गेहूं, जौ, बाजरा, चावल भी थी, लगभग 5,000 ईस्वी पूर्व से मिला है, मटर और कपास। और कृषि तकनीक की बात करें तो भूमि साफ कर खेती होती थी, लकड़ी का हल था, बैलों द्वारा जुताई की जाती थी, पत्थर की दराती, कुदाल एवं खुदाई की छड़ के साक्ष्य मिले हैं। बीज चयन एवं सिंचाई का भी ज्ञान नवपाषाण काल के लोगों को था। सोचिए कितना विकसित थे वो। पशुपालन की बात करें तो फिर गाय, बैल, भेड़, बकरी। और कृषि के महत्व की बात करें तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, अस्थायी जीवन हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई और व्यापार का विकास हुआ। औजारों की बात अगर करें तो पत्थर के औजार, पॉलिश की गई कुल्हाड़ी, बसूला, एज, है ना, छेनी, दराती, पीसने वाले पत्थर मिले हैं।
सूक्ष्म पाषाण की बात करें तो छोटे ब्लेड, तीर, भाले, हंसिया मिले हैं माइक्रोलिथ्स। विशेषताएं क्या थी औजारों की? इस काल में, नवपाषाण काल में, औजार घिसकर एवं पॉलिश करके बनाए जाते थे। कृषि एवं बढ़ईगिरी का में उपयोग होता था इनका। धातु का सीमित या उपयोग होता था या फिर अभाव था। मिट्टी के बर्तन इस काल में आ गए थे। प्रमुख विशेषताएं थी हाथ एवं चाक से बने बर्तन, भट्टियों में पकाए जाते थे, अनाज भंडारण होता था, भोजन पकाने हेतु हांडी का प्रयोग करते थे, पानी संग्रह हेतु घड़े का प्रयोग करते थे। प्रमुख प्रकार क्या है? लाल मृदभांड, काला मृदभांड, काला लाल मृदभांड। सजावट कैसी थी? सीधी रेखाएं, त्रिकोण, शेवरॉन डिजाइन, उंगलियों द्वारा सीप की छाप। ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ सकता है कि नवपाषाण काल के बर्तनों पर किस तरह की चित्रकारी की जाती थी? सीधी रेखाएं, त्रिकोण, शेवरॉन डिजाइन, उंगलियों के सीप की छाप, या कुछ और बोल देगा। तो आपको वहां से आपको ये याद रखना है, आपको ये इंपॉर्टेंट। आगे आभूषणों की बात करते हैं तो निर्माण सामग्री पत्थर, शंख, मिट्टी, हड्डी, तांबा और कांसा से तैयार की जाती थी। प्रमुख आभूषण थे चूड़ियां, मनके, हार, पेटेंट, पिन, अंगूठियां और झुमके। उस समय महत्व सामाजिक प्रतिष्ठा दिखती थी, इससे सौंदर्य बोध था और धार्मिक विश्वास की बात थी। सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो समाज में अस्थायी ग्राम जीवन था, संयुक्त परिवार थे, कुल एवं वंश की व्यवस्था थी, ग्राम संगठन था। व्यवसाय की बात करें तो किसान, पशुपालक मतलब पशुपालन जो करते थे, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, औजार निर्माता और बुनकर थे। समाज संगठन की बात करें तो मुखिया था और ग्राम परिषद थी। श्रम विभाजन की बात करें तो विशेषज्ञ थे, कारीगर थे। बहुत डेवलप हो गया था नवपाषाण काल। आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, पशुपालन, हस्तशिल्प, अतिरिक्त उत्पादन, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो, बार्टर सिस्टम, और स्थानीय व्यापार का महत्व था आर्थिक विशेषताओं में। धार्मिक पे आते हैं। धार्मिक विशेषताओं की बात करें तो मातृ देवी की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, पशु पूजा, पूर्वज पूजा, अंतिम संस्कार, शव दफनाने की परंपरा, कब्रों में औजार एवं आभूषण, लाल गेरू का प्रयोग, मृत्यु के बाद जीवन विश्वास, ये सब धारणाएं उस समय आ गई थी। कला एवं संस्कृति की बात करें तो मिट्टी की मूर्तियां, चित्रकला, भित्ति चित्र, मूर्तिकला, संगीत, हड्डी की बांसुरी, नृत्य, उत्सव, साहित्य, लोक कथाएं, मिथक, मौखिक परंपरा, ये सब आ गया था। और तकनीकी उपलब्धियों की बात करें तो पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, चाक का उपयोग, मिट्टी की ईंटें, बुनाई, पहिए का प्रारंभिक उपयोग और कृषि तकनीक का विकास हो चुका था। अब नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में जान लेते हैं। भारत में कहां कहां मिले हैं? मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान, बुरजहोम मतलब भारतीय महाद्वीप में, बुरजहोम जम्मू कश्मीर, गुप्तकरा जम्मू कश्मीर, चिरांद बिहार, सेनुवार बिहार, ये बीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलदिहवा महागड़ा उत्तर प्रदेश कमीशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीकलीहल कर्नाटक, उत्तनूर तेलंगाना, हल्लूर कर्नाटक, पय्यमपल्ली, इससे प्रश्न आ चुका है यूपीएससी में, कुल्हाड़ी मिली थी यहां से, दाओजाली हार्डिंग असम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है आपका इस युग का महत्व क्या था? तो खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन की ओर परिवर्तन हुआ, अस्थायी ग्रामों की स्थापना हुई, कृषि एवं पशुपालन का विकास हुआ, सामाजिक संगठन का विकास हुआ, हस्तशिल्प एवं व्यापार का विकास हुआ। आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की आधारशिला नवपाषाण काल में ही रखी गई थी। आप यही सब आगे भी पढ़ोगे। प्रथम कृषि ग्राम कौन सा है? मेहरगढ़, पॉइंट याद रखिएगा। बिहार का प्रमुख नवपाषाण स्थल चिरांद, सेनुवार। मुख्य फसलें कौन थी नवपाषाण काल की? गेहूं, जौ, बाजरा, चावल। मुख्य पशु गाय, बैल, भेड़, बकरी। मुख्य औजार पॉलिश, कुल्हाड़ी, दराती, कुदाल। मुख्य विशेषताएं कृषि, पशुपालन, अस्थायी ग्राम। मुख्य प्रमुख पूजा मातृ देवी, प्रकृति पूजा। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित एवं वस्तु विनिमय। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल मेहरगढ़। और नवपाषाण क्रांति की बात जब करते हैं, मानव का शिकारी संग्राहक जीवन से कृषि एवं अस्थायी जीवन की ओर परिवर्तन ही नवपाषाण क्रांति कहलाता है। इस तरह से हमने नवपाषाण को खत्म किया। पूरा पाषाण हो गया, मतलब पूर्व पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल हो गया। अब हम आते हैं भारत में ताम्र पाषाण युग की ओर। तो ताम्र पाषाण संस्कृति की कुछ अपनी विशेषताएं थी, पहले परिचय पढ़ लेते हैं। तो ताम्र पाषाण युग नवपाषाण एवं कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल था। नवपाषाण युग खत्म हो रहा था और कांस्य युग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होने वाली थी, उसके बीच का संक्रमण काल था ताम्र पाषाण युग। इस काल में पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। यह काल लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक था। इसे स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। भारत में अनेक क्षेत्रीय ताम्र पाषाण संस्कृतियों का विकास हुआ। सबसे बड़ा जो है वो है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। अब ये जो संस्कृति है ना, ताम्र पाषाण संस्कृति, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। मेंस में ये आएगा तो आप लिख सकते हो, हालांकि मेंस से टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन अगर पूछ देता किसी और भी पीसीएस में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तांबे एवं पत्थर दोनों के औजारों का प्रयोग होता था। कृषि एवं पशुपालन प्रमुख व्यवसाय थे। मिट्टी एवं कच्ची ईंटों के मकान थे। चित्रित मृदभांडों पेंटेड पोटरी का उपयोग होता था। मनके एवं आभूषण
निर्माण होते थे। वस्तु विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था थी, बार्टर सिस्टम, ये वस्तु दो वो वस्तु ले लो। मृतकों को दफनाने की परंपरा थी और धातु उद्योग एवं शिल्प उद्योग का विकास हुआ। तांबा आ गया तो धातु उद्योग तो वैसे ही हो गया। अब अलग अलग संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं, जो मुख्य मुख्य संस्कृति मेन थी ना 3-4, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अहास बनास संस्कृति, स्थान क्या था इसका? ताम्रपाषाण संस्कृति की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ना कि नवपाषाण की। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी मेवाड़ का स्थल, ठीक है। प्रमुख स्थल थे बालाथल, गिलुंड, ओजियाना और पचमटा या पंचमटा। प्रमुख विशेषताएं थी, भारत की सबसे प्राचीन ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से यह एक है। हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति करता था। मिट्टी एवं कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। कुछ स्थलों पर किलेबंदी भी मिली है। धातु उद्योग, मृदभांड उद्योग एवं मनका उद्योग विकसित था। गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार एवं धान की खेती होती थी। कृषि, शिकार, पशुपालन पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था थी और बैल की टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं। कहां से? आहार बना संस्कृति से, जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बालाथल, गिलुंड, ओजियाना और पंचमटा से मिली हैं, ठीक है। पतन का कारण था जलवायु परिवर्तन, लगभग सबका यही आएगा। उज्जैन, तो उज्जैन कहाँ है? उज्जैन है आपका मध्य प्रदेश में, चंबल नदी की सहायक नदियों के किनारे। प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तांबे एवं पत्थर दोनों के औजार मिले हैं। लाल एवं भूरे रंग के हाथ से बने मृदभांड मिले हैं। झोपड़ी नुमा मकान, गेहूं एवं जौ की खेती होती थी। पशुपालन, मछली शिकार किए जाते थे। मवेशी एवं भेड़ों का बकरी पालन किया जाता था। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, मैंने जो बोल्ड किया उसको याद रखिएगा। कीमती, अर्ध कीमती पत्थरों के मनके मिले हैं। पतन कारण था भूकंप, यहाँ एक ही में भूकंप आएगा, बाकी सब में जलवायु परिवर्तन आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है मालवा संस्कृति, भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। काल है 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व। प्रमुख स्थल है महेश्वर, नवदा टोली, नागदा, एरन, कायथा। देखिए ये डिटेल में मैंने इसलिए डाला है कि अगर आपको प्रश्न आ जाता है प्री में कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मालवा संस्कृति संबंधित है या नहीं है, या कायथा से या जोरवे से है या नहीं है, या फिर क्षेत्र के नाम दे देंगे और इधर संस्कृतियों के नाम दे देंगे, कायथा, मालवा, जोरवे, आहार बनास, और इधर डाल देंगे दायमाबाद, नवदा टोली, तो कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है किसमें कौन सा था, ठीक है। तो मालवा संस्कृति की बात कर रहे थे। प्रमुख विशेषताएं हैं बहुकक्षीय मकान, फूस की छतें एवं मजबूत फर्श। विशिष्ट मालवा मृदभांड की बात होती है इसमें, और तांबे की कुल्हाड़ियां एवं ब्लेड उद्योग के साथ साथ गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, दलहन एवं तिलहन का कृषि होती थी। मांसाहार के प्रमाण मिले हैं। कहां से? मालवा से टेराकोटा की स्त्री एवं बैल की मूर्ति मिली है, ठीक है। अब आप यहां पे देखो कि अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। कहां से? मालवा से। ये प्रमाण कायथा से नहीं मिले हैं, जोरवे से नहीं मिले हैं, ठीक है। कायथा से मिले हैं घोड़े के अवशेष मेन, और मालवा से मेन मिले हैं विशिष्ट मालवा मृदभांड और अग्नि पूजा के प्रमाण। पतन क्या था इसका भी? जलवायु परिवर्तन ही कारण था पतन का। जोरवे की बात करते हैं, ये महाराष्ट्र में है, दायमाबाद, इनामगांव और प्रकाश के आसपास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र की सबसे विकसित ताम्रपाषाण संस्कृति थी शुष्क कृषि, जिसमें गेहूं, जौ, ज्वार, चावल एवं दालें उगाई जाती थी। फसल चक्र का ज्ञान था इनको। चित्रित मृदभांड और पत्थर के ब्लेड उद्योग की जानकारी थी। धातु तकनीक का प्रारंभिक विकास हुआ था। यहाँ पे अन्न भंडार एवं जल निकासी व्यवस्था थी। बच्चों को कलश में दफनाने की प्रथा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जौरवे संस्कृति की प्रथा थी ताम्रपाषाण काल में। टेराकोटा की मूर्तियां यहाँ भी मिली है। पतन क्या था? जलवायु परिवर्तन। अब अगला जो आता है वो आता है गेरू रंग के मृदभांड संस्कृति, OCP। इसका क्षेत्र था ऊपरी गंगा यमुना दोआब। प्रमुख स्थल था अहिच्छत्र या जोधपुर। प्रमुख विशेषताएं हैं गेरू रंग के मृदभांड, ताम्र भंडार संस्कृति से संबंध है इसका। पूर्व हड़प्पा एवं प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से इसकी समानता मानी जाती है, और जलवायु परिवर्तन के साथ ही ये भी नष्ट होता है गंगा नदी के विस्तार होने की वजह से। अब आता है पेंटेड ग्रे वेयर, PGW संस्कृति। क्षेत्र था भावलपुर से कौशाम्बी तक। विशेषताएं क्या है? धूसर रंग के उच्च गुणवत्ता वाले मृदभांड, कृषि एवं घास फूस के मकान, गेहूं, जौ एवं चावल की खेती, दोहरी फसल के संकेत, पशुपालन, लौह उपकरणों का प्रयोग और गंगा घाटी के द्वितीय नगरीकरण से इसका संबंध है। तो अभी मैंने चार्ट बना दिया, अगर आपको ये पूरा याद ना रहे तो इस चार्ट को एक बार देख के एग्जाम में जाइएगा। आहार संस्कृति जो है स्थान है, प्रमुख स्थल है बालाथल, और विशेष तथ्य है हड़प्पा को तांबे की आपूर्ति करता था। कायथा उज्जैन है, घोड़े के अवशेष मिले हैं। मालवा महेश्वर है, अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। जोरवे दायमाबाद इनामगांव है। सबसे विकसित ताम्रपाषाण संस्कृति थी OCP अहिच्छत्र का क्षेत्र है। गेरू रंग के मृदभांड और PGW कौशाम्बी का क्षेत्र है। लौह युग एवं द्वितीय नगरीकरण। इस तरह से ताम्रपाषाण भी समाप्त कर लिया। अब हम देखेंगे प्री में एग्जाम में MCQ PYQ किस तरह से पूछे जाते हैं, PCS में, BPSC में या IAS में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में
प्रस्तर या पाषाण युग का त्रियुगीय 3 युग्मों पाषाण, कांस्य और लौह विभाजन सबसे पहले किसने किया? तो आंसर है इसका C.J. थॉमसन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 1836 में थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल का त्रियुगीय विभाजन किया। दूसरा प्रश्न है, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो मिले हैं मध्यपाषाण काल से। पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल से हो गई थी। इसके प्रमाण आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागोर राजस्थान से मिलते हैं। माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण उपकरण किस काल की मुख्य विशेषताएं हैं? मैंने पढ़ा है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के औजार बहुत छोटे होते थे जिन्हें माइक्रोलिथ या माइक्रोलिथिक उपकरण कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही 1863 में भारत में पहला पैलियोलिथिक पूरा पाषाण उपकरण खोजा था। आगे देखते हैं क्या है PYQ में। भारत में कृषि के सबसे पहले साक्ष्य नवपाषाण कालीन स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? कृषि तो पाषाण काल में आया था तो वही होगा वहां पे। तो आंसर इसका है मेहरगढ़। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है। से लगभग 7000 ईसा पूर्व के गेहूं और जौ उगाने के सबसे शुरुआती कृषि साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, गर्तावास गड्ढे वाले घर के अवशेष निम्नलिखित में से कहां से मिले हैं? नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? वो है बुर्जहोम। कश्मीर में स्थित बुर्जहोम एवं गुफा कराल में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, गर्तावास मिले हैं। ताम्रपाषाण काल कैल्कोलिथिक एज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस काल के लोग मुख्यतः तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का प्रयोग करते थे। ये बिल्कुल सही है, तभी तो ताम्रपाषाण कहलाया। अब ये लोग बड़ी बड़ी शहरी नगरों में रहते थे और लिपि का ज्ञान रहता था। ये गलत है बिल्कुल, है ना। तो आंसर ए सही है, केवल एक। ताम्रपाषाण समुदाय ग्रामीण संस्कृतियां थी। वे नगरों जैसे हड़प्पा जैसी उन्नत नगरीय व्यवस्था में नहीं रहते थे। ये ग्रामीण संस्कृति थी, बल्कि तांबे पत्थर के मिले जुले औजारों के साथ गांव में बसते थे। ताम्रपाषाण तांबा और पाषाण मतलब तांबा और पत्थर, तो ये वाला तो सही होगा, पॉइंट 1। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, मालवा और राजस्थान की ताम्रपाषाण संस्कृतियों में निम्नलिखित में से किस पशु की मृण मूर्ति टेराकोटा विशेष रूप से धार्मिक प्रतीक के रूप में पाई गई है? आंसर है बैल। तो आंसर बी है, मालवा और राजस्थान के क्षेत्रों में स्टाइलिश वृषभ बैल की मृण मूर्तियां मिली हैं जो धार्मिक संस्कृति का प्रतीक थी। अब आइए देखते हैं मेंस में किस टाइप के प्रश्न आएंगे, IAS में हो, PCS में हो या फिर BPSC में हो। तो पुरापाषाण से अगर उठाएं तो पुरापाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताइए और इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ संबंध कैसा था। जो मैंने आंसर राइटिंग पीछे करी है उसको देख के आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण कालीन औजारों के भौगोलिक वितरण एवं जहां जहां पाए गए हैं उस तरह से आप बताइएगा। मध्यपाषाण की बात करें तो लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ की बात होगी इसमें, और इसको पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का संक्रमण काल क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आप कंटेंट से लिख सकते हो। अब नवपाषाण काल या क्रांति की बात करें न्योलिथिक एज की, है ना, तो नवपाषाण क्रांति न्योलिथिक रिवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है? कृषि की बात होगी इसमें। इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम, कृषि होगा, गांव बनेगा, समाज बनेगा। इसका आप समालोचनात्मक परीक्षण करना है आपको। ये सब वर्ड पे ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बताता हूँ वीडियो में। समालोचना, आलोचना, परिचय, व्याख्या, वर्णन, इस सबको पकड़ लीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में नवपाषाण कालीन बस्तियों जैसे बुर्जहोम और मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ कृषि में आएगा, बुर्जहोम गर्तावास वगैरह में आएगा, तो आप देख के लिखिएगा इसको। ताम्रपाषाण काल की बात करेंगे तो चैल्कोलिथिक एज की बात होगी, या कैल्कोलिथिक एज की, जिसमें के प्रमुख सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का वर्णन की जैसे भारतीय सभ्यता के निर्माण, ये भी मैंने आपको समझाया है पीछे। और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में क्या सीमाएं थी और वे सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन होते हुए नगरीकरण क्यों नहीं कर सकी, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा और पढ़ के साइड से फिर लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इतने समकालीन था सिंधु घाटी सभ्यता के, फिर भी नगरीकरण क्यों नहीं हो पाया, तो उसके बहुत सारे कारण थे, वो मैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्री और मेंस की प्रैक्टिस कर ली। अगला वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पर होगा। दोस्तों, चैनल का नाम है BPSC पाठशाला विद चौहान। ये वीडियो 34 मिनट का बना है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो इस टॉपिक से कहीं से प्रश्न आएगा, नहीं छूटेगा। और ये एक टॉपिक नहीं, 3-4 टॉपिक एक साथ है, तो इसलिए आपको आधा घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। 2-3 बार पढ़िएगा, प्रश्न नहीं छूटेगा। प्री मेंस की प्रैक्टिस करा दी मैंने आपको। अगला वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता पर होगा। डिटेल से पढ़ेंगे और सारे प्रश्नों को हल करेंगे, PYQ भी करेंगे उसमें। BPSC पाठशाला विद चौहान आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से, फैमिली में शेयर कीजिए।
और मैं जल्द ही आपको करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आऊँगा, जो पीआईबी पटना और पीआईबी नेशनल का, और कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर्स के वीडियो से भी आपको अवगत कराते रहें, ताकि आपके प्रश्न करंट अफेयर्स वाले भी एग्जाम में जो भी आगामी परीक्षा उसमें ना छूटें। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर जाइए, बहुत सारे कंटेंट डले हुए हैं पहले से भी, उसको देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।